स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से रिलेटेड आज हम 55 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से कई बार एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर को हम डिटेल में समझने वाले हैं ताकि किसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, आईएएस, बैंक, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को, स्किप बिल्कुल नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद जो बेल मिलेगी ना उस पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्यूज, उसके सामने लिखा है रेड कलर में सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दें। देखिए, इससे पहले हम इसको डिटेल में समझ चुके हैं। मंत्रिपरिषद का टॉपिक हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उनके जो तीनों स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको भी समझ चुके हैं। मंत्रिमंडल, राज्य स्तर, उप मंत्री, सब सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो है, प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय संविधान, वहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं वीडियो को अच्छी तरह से। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे आंसर को हम डिटेल में समझाने वाले हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? इसका करेक्ट आंसर है मंत्रिपरिषद। देखिए, मंत्रिपरिषद कैसे होगा इसका करेक्ट आंसर? मंत्रिपरिषद मिलके बनी हुई है। जैसा आपको पता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 मंत्रियों से मिलकर बनी है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की समस्त सत्ता का निहित है ना। और आपने एक और लाइन पढ़ी होगी कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं उसको करने से पहले उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो सत्ता किसके हाथ में है? मंत्रिपरिषद के हाथ में है। ठीक है, समझ गए आप ये चीज़? और ज़्यादा समझेंगे, वीडियो को देखिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इस मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्षता भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा। देखिए, जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से, पूरी तरह से ना सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? किसको मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है? जो संसद का सदस्य हो। ठीक है, जो भी संसद के सदस्य होते हैं, संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो जो इनके सदस्य होते हैं वही मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को पहले राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, फिर जो प्रधानमंत्री हैं वो एक लिस्ट तैयार करते हैं कि उनको ये मंत्री चाहिए और वो मंत्री की लिस्ट को राष्ट्रपति जी देखते हुए नियुक्त कर देते हैं सारे लोगों को। ठीक है, तो वो जो भी लोगों को नियुक्त करते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? इसके संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा के वो सदस्य होते हैं। और अगर उसके सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होती है संसद की, वरना उनके जो मंत्री का जो उनको पद मिला है वो हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है क्या? जी हाँ, बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राज्यसभा में जो निर्वाचित है सिर्फ वही बनेगा मंत्रिपरिषद का, नहीं। यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोनों तरह के जो व्यक्ति, जो सदस्य वहाँ बैठे हैं वो आ जाते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। ठीक है, दोनों जो व्यक्ति हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, पद और गोपनीयता, ठीक है, दोनों की ये शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जो अनुसूची 3 में जो लिखा हुआ है ना, अनुसूची 3 हम पढ़ चुके हैं जिसमें शपथ के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो भी शपथ और गोपनीयता जो दिलवा रहे हैं वो राष्ट्रपति जी दिलवा रहे हैं किन्हें? मंत्रिपरिषद के सारे व्यक्तियों को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री हैं प्लस उनके जो भी मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य रहे हैं
ठीक है, उन सबको राष्ट्रपति जी पद और गोपनीयता दोनों की शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? मैंने बताया अभी आपको 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है कि कोई उनके मंत्री का सदस्य होना चाहिए जो अभी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है लेकिन वो मंत्री बनने के योग्य है, तो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं वो राष्ट्रपति जी को कहकर उनकी नियुक्ति तो करवा देंगे, लेकिन उनको एक समय दे दिया गया है कि आप 6 महीने के अंदर ही अंदर लोकसभा या राज्यसभा इसकी आप सदस्यता ले लो, वरना आप 6 महीने के बाद आपको मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो मंत्री बन गया है तो उसको 6 महीने तक मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, और 6 महीने के बाद उनको हटा दिया जाता है अगर वो सदस्य नहीं बन सके तो। अब देखिए नेक्स्ट, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये शामिल नहीं होते हैं क्योंकि मंत्री परिषद यहाँ सिर्फ मंत्री होंगे, तो जो प्रधान है मंत्रियों का वो जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और अन्य मंत्री जो आते हैं कैबिनेट मंत्री वाले, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है, वो सारे मंत्री मिलकर बनता है एक मंत्री परिषद, और इन सब का प्रधान कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो देखिए ये है मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिमंडल क्या है बच्चों? कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री को मिलाकर ही मंत्रिमंडल बनता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और जो राज्य मंत्री हैं और जो उप मंत्री है, देखिए इन चारों को मिलाकर बनती है हमारी मंत्री परिषद। ठीक है, उन चारों को मिला के क्या बनती है? मंत्री परिषद बनती है। तो मंत्री परिषद में व्यक्ति ज़्यादा है, ठीक है, और मंत्रिमंडल में कम है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री जी को मिलाकर प्लस कैबिनेट मंत्री को मिलाकर बनती है मंत्रिमंडल। ठीक है, और मंत्रिमंडल की ही बैठक होती है। बाकी राज्य मंत्री और उप मंत्री का क्या कार्य है? इनको सलाह देने का कार्य है ना। हमने समझा था ना प्रीवियस वीडियो में, चार्ट की हेल्प से समझा था सारी चीज़ें A to Z। वहाँ पर हमने अनुच्छेद भी समझ लिए थे 74 और 75 जो मंत्री परिषद से रिलेटेड है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? कितने स्तर के होते हैं अभी मैंने आपको बताया। देखिए, एक हो गया कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो गया राज्य मंत्री और तीसरा हो गया उप मंत्री। तो कितने तरह के मंत्री हैं? यहाँ पे स्तर पूछे ना, कितने स्तर के मंत्री है बच्चों? 3 स्तर के मंत्री हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला। नेक्स्ट, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है, कौन नहीं रहता है, आपको ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, कैबिनेट मंत्री तो रहता है, राज्य मंत्री भी रहता है, उप मंत्री भी रहता है। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मंत्री परिषद बन जाएगा। और मंत्री परिषद का हेड कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा प्रधान? उनका प्रधानमंत्री हो जाएगा, है ना। तो क्या इसमें संसदीय सचिव रहता है? नहीं रहता है, ये इसमें शामिल नहीं रहता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद का ये मेंबर नहीं होता है। ये तीनों मंत्रियों से मिलाकर बनता है मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का हेड कौन हो गया? कौन हो गया? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? वरीयता की दृष्टि से, ठीक है, इनका सही क्रम आपको बताना है। तो ये है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री आपको पता है कौन होते हैं? जैसे गृह मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, ठीक है, गृह मंत्री जैसे अमित शाह, वित्त मंत्री जैसे वो सीतारमण। ठीक है, इस तरह से जो कैबिनेट मंत्री होती हैं जिनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं वो आते हैं कैबिनेट मंत्री में। उसके बाद जो राज्य मंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, और उप मंत्री क्या करते हैं? ये दोनों सलाह देते हैं, मदद करते हैं कैबिनेट मंत्री की। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसका होता है? व्यक्तिगत, देखिए 2 रूप से उत्तरदायी होते हैं, एक तो सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत रूप से जब क्वेश्चन बने प्यारे बच्चों तो वो राष्ट्रपति के,
है ना, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर सामूहिक रूप की अगर बात आ जाए तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना है, देखिएगा प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत चांसेस होती है कि वापस यही क्वेश्चन को ये रिपीट कर दें। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय है ना, तो मतलब कि सामूहिक रूप से पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो इनके मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति, केवल और केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जिसे डायरेक्ट जनता चुनती है ना, लोकसभा कौन है? डायरेक्ट जनता चुन रही है उसको, लोकप्रिय है ये सभा बहुत। ठीक है, तो सीधा सीधा इसके प्रति ही उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना प्यारे बच्चों, तो बताइए कितने समय तक रह सकता है? 6 महीने तक। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी ने नियुक्त कर दिया मंत्री के पद पर, तो वो कब तक मंत्री रह सकता है? और वो सदन का मेंबर नहीं है ना, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, बाहर का ही कोई मेंबर है, भारत का ही है लेकिन बाहर का है, संसद का नहीं है मेंबर, तो उसको करीबन 6 महीने तक आप मंत्री बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसको अध्यक्षता लेनी ही पड़ेगी 6 महीने के अंदर। लोकसभा या राज्यसभा की ओर नहीं ले पाता है तो 6 महीने के बाद उसको मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, रूल कहता है ये। नेक्स्ट, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने बाद। ठीक है, 6 माह बाद। देखिए क्वेश्चन ना बहुत तरह से घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में जानते हैं इसके आंसर को तो आंसर जानना बहुत आसान होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है मंत्रिपरिषद की पद की नियुक्ति के लिए? कौन सा कहता है? तो प्यारे बच्चों वो है अनुच्छेद 75, है ना, इसमें हमने पढ़ा था ना मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, वो है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? किन विषयों पर करते हैं प्यारे बच्चों? तो करेक्ट आंसर इसका मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य पे नहीं बच्चों, मंत्रिमंडल अलग है और मंत्रिपरिषद अलग है तो मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन ये दोनों टॉपिक अगर पढ़े तो थोड़ा सा अलग पढ़ने में आता है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री जी होते हैं बस। ठीक है, समझ गए, प्रधानमंत्री हो गए हैं। इनकी बैठक जो होती है उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, एक मंडल बैठता है। ठीक है, मंत्रियों का, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अपने आचरण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ पर कैसे पूछा? अपने आचरण के लिए। तो यहाँ मंत्रिपरिषद वो भी संघीय मतलब अब यहाँ पर सामूहिक बात करता है। संघीय का मतलब हो गया सामूहिक तौर पर। व्यक्तिगत पे आंसर क्या रहेगा बच्चों? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर संघीय या फिर सामूहिक रूप से अगर मंत्रिपरिषद आचरण किसके प्रति उसका उत्तरदायी रहेगा तो उसका हमेशा आंसर होगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लोकसभा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद है, क्या है मंत्रिपरिषद? कैबिनेट से इसका आंसर होगा कैबिनेट से बड़ा निकाय। ठीक है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है ना। मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट से बड़ा निकाय है ये तो, है ना। कैबिनेट मंत्री है उससे बड़े हैं ना, उससे छोटा भी नहीं है, उसके जैसा भी नहीं है, है ना। नेक्स्ट, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, भारत में मंत्रिपरिषद में अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 552 ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या है, सदस्य इतने बैठ सकते हैं, है ना। और 250 सिर्फ 250 ही उसमें राज्यसभा में है, तो ज़्यादा सदस्य अगर लेंगे तो कहाँ से लिए जाएंगे?
पूरे राज्य कहाँ से लिए जाएंगे, लोकसभा से लिए जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य होते हैं ना लोकसभा से होते हैं, इसलिए कहते हैं कि लोकसभा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही ज़्यादातर उत्तरदायी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री तो होता है लेकिन जो है कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल किस किस से मिलके बनी है? कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री जी। ठीक है, उनसे मिलके बनता है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री तो होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उस बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री चाहे तभी उनको बुला सकते हैं, अन्यथा नहीं बुलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1962 में। ठीक है, 1963 में है ना, 1963 में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, कब? 1963 में। डेट याद रखिएगा, 1963। नेक्स्ट, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया बच्चों, 82, 84, 2010, 12 है ना, क्वेश्चन रिपीट होते गए, हर एग्जाम में पूछ लिया। देखिएगा IAS, SSC, UPPS, CS। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझना होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा। ठीक है, सामूहिक रूप से या फिर संघीय मंत्रिपरिषद है ना, अपने आचरण के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होता है ना, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसका आंसर क्या था? लोकसभा था। सिर्फ अगर क्वेश्चन बन जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है तो वो होगा राष्ट्रपति के। बाकी सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्राप्त हो। किसका विश्वास प्राप्त होगा? लोकसभा का। ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री जी का विश्वास नहीं चाहिए, लोकसभा का विश्वास चाहिए। ठीक है, तब तक वो मंत्री बना रहेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ध्यान रहे बच्चों, अगर इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, पूरे मंत्रिपरिषद को, किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है? तो वो ये है कि बजट तैयार कर संसद में पेश करना। ठीक है, बजट तैयार करने का कार्य किसका है बच्चों? मंत्रिपरिषद का है। ठीक है, तो जो वित्तीय कार्यों में जो शामिल है मंत्रिपरिषद का, वो ये है कि वो बजट को तैयार करते हैं और संसद में पेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या लोकसभा में भी अपना व्यक्तित्व दे सकता है? ठीक है, मतलब अपनी बात रख सकता है क्या? हाँ, रख सकता है। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, कोई भी मंत्री हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है दोनों में। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ मत देने की बात हो तो वो अपने अपने सदन में ही मत देगा। ठीक है, बाकी वो भाग ले सकते हैं, कोई भी अगर बात छेड़ी हुई है तो उसमें वो भाग ले सकते हैं, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, अपनी वहाँ बात रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मत नहीं दे सकते दूसरे के सदन में। ठीक है, अपने ही सदन में उनको मत देना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किस सिचुएशन में नहीं विघटित हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि किसी मंत्री के त्यागपत्र से, पद त्याग से। ठीक है, अगर कोई मंत्री है जो त्यागपत्र दे देता है या फिर पद अपना त्याग कर देता है, ठीक है, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद को विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कब कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की मृत्यु होने से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की पदयुक्ति है ना, मतलब कि वापस अगर कोई नया प्रधानमंत्री बन रहा है तो।
ऐसे तीनों सिचुएशन में जो मंत्री परिषद है उसको पूरा पूरा अपने पद से त्याग देना पड़ता है। ठीक है, मंत्री परिषद में जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उन सब को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देते हैं या फिर प्रधानमंत्री पदयुक्ति मतलब कि कोई नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब। ठीक है, ऐसे में हर प्रधानमंत्री का एक अपना मंत्री परिषद होता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो लिस्ट तैयार करी थी कि हम उनको कौन कौन से मंत्री चाहिए जो सलाह दे सकते हैं, और इस लिस्ट को उन्होंने किसे दे दिया था? राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति जी ने फिर इनको सबको नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? किसे करता है? राष्ट्रपति जी को करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं तो ये इनको ही अपना पद त्याग दे देते हैं। ठीक है, त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15% ही लोकसभा की जो कुल सदस्य है ना, मान लीजिए टोटल अभी कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 552। ठीक है, तो इसका 15% आप निकालिएगा, जितनी वैल्यू आती है सिर्फ उतने ही मेंबर्स को संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्य बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उतने ही मेंबर्स को, लोकसभा की कुल संख्या का 50%। ठीक है, नेक्स्ट, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? मतलब कि प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, शून्यकाल का मतलब क्या चलता है? प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, सवाल जवाब वाला जो सत्र चलता है उसको शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक में जो शब्द है शून्यकाल, इसका अर्थ ये रहता है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास में होता है। किसके हाथ में होता है? मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति जी अपना कोई भी निर्णय लेते हैं। वरना अगर ये बिना मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति जी कोई निर्णय ले ले और उसको लागू करने की कोशिश करें तो उसको कहा जाता है संविधान का उल्लंघन, और उसके तहत राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति जी को अपना पद त्याग करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अपने पद को बचाने के लिए राष्ट्रपति जी को कुछ भी अगर कोई कार्य करना है तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। नेक्स्ट, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? किया जा सकता है क्या? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया बच्चों, है ना। कोई व्यक्ति जो मंत्री बना दिया गया है, नियुक्त कर दिया उसको मंत्री, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है उसका सांसद होना, है ना, या तो लोकसभा का सदस्य हो जाए या राज्यसभा का। और अगर नहीं बना है अभी तक सदस्य तो 6 महीने का उसको टाइम दे दिया गया है। 6 महीने के भीतर आप बन जाइए सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का, वरना आपको मंत्री के पद से त्याग हटा दिया जाएगा आपको वहाँ से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 का जो तीसरा पॉइंट है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा? क्वेश्चन आ गया ना बच्चों, रिपीट हो गया ना। सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति होगा प्यारे बच्चों? लोकसभा के, है ना, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? कौन है वास्तविक कार्यपालिका? कौन है? तो वो है मंत्रिपरिषद। कौन है? मंत्रिपरिषद। वास्तविक में अगर देखा जाए तो किसे कहते हैं हम? राष्ट्रपति जी को कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी को कहते हैं, कार्यपालिका की शक्ति उनमें निहित है। लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए, वास्तविक मतलब किसके हाथ में है? मंत्रिपरिषद के हाथ में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी किसके कहने पर चल रहे हैं? मंत्रिपरिषद के कहने पर चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद ही होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के कहने पर ही, उनके सलाह मशवरा के बाद ही राष्ट्रपति जी अपना निर्णय लेते हैं, वरना उससे पहले वो अपना कोई निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, बस कुछ पावर्स उनके पास, वीटो तरह की जो पावर्स हमने पढ़ी हैं वो अलग पावर होती है, अलग शक्तियाँ हैं बस। ठीक है, वरना कोई शक्ति नहीं है उनके पास अलग से। सारी शक्तियों को यूज़ करने से पहले मंत्रिपरिषद की ही सलाह लेनी होती है। ठीक है, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं। बाकी अगर देखा जाए संविधान में जो लिखा हुआ उसके तहत तो राष्ट्रपति जी हैं पावरफुल, लेकिन
कार्य के हिसाब से देखा जाए तो कौन है वास्तविक तौर पे? प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो प्रधान है मंत्रिपरिषद का, इसलिए उनको प्रधानमंत्री कहते हैं। बाकी ऐसा देखा जाए तो प्रधानमंत्री, अगर ऑप्शन में प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद लगाइएगा, मंत्रिपरिषद नहीं है तो प्रधानमंत्री पे लगाइएगा आंसर, ठीक है, सही रहेगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर करती है? तो देखिए, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी, ठीक है। निजी उत्तरदायित्व में राष्ट्रपति जी हो गए, सामूहिक तौर पर लोकसभा हो गए, है ना। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों पर, है ना, दोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहते हुए वो अपना कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? कितने थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 36। याद रखिएगा 36 मेंबर थे, है ना। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में, है ना, तो 36 लोग थे, ठीक है। कितने से थे? सिर्फ उस समय 36 ही थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? एकमात्र महिला कौन रही हैं? तो वो है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। सिर्फ राजकुमारी अमृत कौर ही वो पहली महिला है जो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र मंत्री थी, महिला मंत्री। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्र शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? केंद्र शिक्षा मंत्री की बात हो रही है, ठीक है। तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्र शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है, केंद्र शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे प्रतिरक्षा मंत्री? तो वो थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री रहे थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन रहे थे? तो वो थे R.K. षणमुखम चेट्टी, ठीक है, इनका नाम है R.K. षणमुखम चेट्टी, ठीक है, ये प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट आंसर, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कौन था प्रथम कानून मंत्री? तो करेक्ट आंसर इसका B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो कौन थे प्रथम गृह मंत्री? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट, कार्य संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री कौन था? कौन था? तो वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कार्य संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाले पहले मंत्री थे, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग पर का कार्यभार संभालने वाले केंद्र मंत्री कौन है? तो वह है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर का एक और बार हमने नाम पढ़ा था कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, और यही वो हैं जो संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री रही हैं, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष लगातार छोड़कर लगातार बने रहे थे, ठीक है, मतलब कि 28 साल तक तो उन्होंने कार्य किया, बस बीच में उन्होंने 2.5 वर्ष छोड़ा और लगातार बने रहे, ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद में। कौन थे वो? तो उसका करेक्ट आंसर है जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग में 28 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है, लेकिन सिर्फ बीच में 2.5 वर्ष उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है, जगजीवन राम। नेक्स्ट, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है?
किसके नाम पर है, तो वो है HR खन्ना। ठीक है, HR खन्ना मात्र 5 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री बने रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ठीक है, परिपाटी रूप में पालन किया जाता है, लेकिन संविधान में देखिए, संविधान में ना स्पष्ट रूप से कोई भी बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, अंदाजे के तौर पे लिखी गई है, स्पष्ट रूप से कोई भी बात इतनी सही तरह से नहीं लिखी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी वाला, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, इस तरह से स्पष्ट उल्लेख नहीं किया हुआ है। ठीक है, भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिएगा। भारत के संविधान के में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही असीन सदस्य होंगे क्या? नहीं, ये ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है संविधान में। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है कि नहीं, ये बात भी नहीं लिखी। ठीक है, संसद में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लग जाएगा यहाँ पर, न तो एक और न ही दो, है ना, दोनों मतलब कथन गलत यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से कहीं पर भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी क्या? जी हाँ, 18 थी। ठीक है, वर्तमान में केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 36 है क्या? नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पहला वाला, सिर्फ केवल पहला वाला, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। नेक्स्ट, संघीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है क्या? नहीं। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। जी हाँ, ये सही है। ठीक है, तो केवल दूसरा वाला आंसर सही होगा, इसको समझ लीजिए। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो भी मंत्रालय है, जैसे वित्त मंत्री बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर राष्ट्रपति जी इनको मंत्री को ये मंत्रालय सौंपते हैं। ठीक है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। ठीक है, तो केवल दूसरा वाला इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? कौन रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा VP सिंह रहे हैं। जी हाँ, ये रहे हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। R वेंकट रमन भी रह चुके हैं, YV चौहान भी और प्रणब मुखर्जी भी। ठीक है, ये चारों पहले केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, 1 2 3 4। ठीक है, चारों इसका आंसर सही है, याद रख लीजिएगा। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री अभी तक VP सिंह, R वेंकट रमन, YV चौहान और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये सब अभी तक रह चुके हैं वित्त मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट, इस प्रश्न में 2 व्यक्त है। ठीक है, एक को कथन एक और दूसरा जो है R, ये कारण लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको इसमें से बताना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे इसका आंसर निकालते हैं हम। जिस तरह से कथन दे के रखते हैं ना, तो एक कथन होता है और दूसरा उसका कारण दे के रखा होता है, और इस तरह से आपको आंसर बताना होता है। तो देखिए, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है क्या? राज्यसभा के भी प्रति होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया हमारा। अब देखिए इसका कारण क्या दे रहा है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये तो सही है। ठीक है, पात्रता तो रखते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? जैसा ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके हिसाब से ए वाला गलत है, परंतु R वाला सही है।
ठीक है, दो कथन है ना, एक कथन और एक कारण है, तो कथन तो गलत हो गया जो ए वाला था, लेकिन आज जो कारण दे रखा हुआ है ना उन्हें वो सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव रखती है? तो वो है विश्वास का प्रस्ताव। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ठीक है, कौन सा एक साधन नहीं है, मतलब कि कौन सा एक नियंत्रण वो नहीं कर सकती? वो ये है कि सदन का विघटन। ठीक है, सदन का विघटन नहीं कर सकती, है ना। बाकी संकल्प ले सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, लेकिन सदन का विघटन नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का कोई विधायी नियंत्रण इनके पास नहीं है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो ये है लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, किसके होता है? लोकसभा के प्रति होता है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होता है ये चीज़ें। ठीक है, और दूसरा अनुच्छेद 75 का तीसरे के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 75 को जो तीसरा है ना वो यही बात कर रहा है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होगा। ठीक है, और ये एक संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है, संविधान कह रहा है, इसलिए इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप? तीनों इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन कभी भी बने तो तीनों ऑप्शन दे सकते हैं आपसे। देखिए कितनी बार पूछ लिया गया। आप देखिए कौन से एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, है ना। देखेंगे आप, ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको और अच्छी तरह से समझा देती हूँ। जो मंत्रिपरिषद है ना, जो उसका जो पूरा सामूहिक रूप है, जिसमें राज्य मंत्री भी आ गए, कैबिनेट मंत्री भी आ गए, उप मंत्री भी आ गए, ये सब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। ठीक है, हमने कितनी बार पढ़ लिया। लेकिन अगर व्यक्तिगत का पूछा जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, है ना। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये करने के लिए वो बाध्य है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, बाध्य है, मतलब कि उनको ये करना ही पड़ेगा, संविधान कह रहा है इसलिए। ठीक है, और संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 के भी 3rd वाले पॉइंट में लिखा हुआ है ये कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आंसर इसका क्या होगा? 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये तीनों इसके सही आंसर होंगे। आई होप आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, और इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल में हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद पढ़ेंगे हम महान्यायवादी, उसके बाद संसद, और संसद के वो दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा, A to Z सारी चीज़ें समझाऊंगे। फिर विधान परिषद, विधानसभाएँ सारी चलेंगे, टॉपिक वाइज राज्यपाल सब कुछ चलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज लाइन वाइज चलेंगे। हम अनुच्छेद को लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हम संविधान कवर कर रहे हैं, और यहीं पर इसी में इंडियन पॉलिटी भी पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें पसंद आई हो तो, और चैनल पे ज़रूर बने रहें। ठीक है, थैंक यू। शेयर करना ना भूलिएगा।